जब हम किसी नक्शे को देखते हैं अक्सर ना जब हम किसी नक्शे को देखते हैं तो हमें कुछ बहुत ही ठोस चीजें नजर आती हैं। मतलब सरहदें हो गईं, नदियां हो गईं। हाँ, या फिर शहरों के नाम। बिल्कुल, जिन्हें अक्षांश और देशांतर की पक्की लकीरों से बांध दिया गया है। वही भूगोल तो हमें यही बताता है ना कि कौन सी जगह कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। सही बात है। और हम जगहों को उसी सीमित दायरे में देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है एक शहर बस ईंट, पत्थर और सड़कों का ढांचा भरा है ना? पर दिलचस्प बात तब पैदा होती है जब हम इस भौगोलिक नक्शे से हटकर एक सांस्कृतिक नक्शे की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि भाई संस्कृति की तो कोई तयशुदा सरहद नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी कोई एक इंसान जिसकी जड़ें शायद उस जगह की मिट्टी में न भी हों, वो अपने जीवन और अपने विचारों से उस पूरे शहर की पहचान को नए सिरे से गढ़ देता है। मतलब एक व्यक्ति पूरी की पूरी जगह की मुकम्मल आवाज बन जाता है, जो कि अपने आप में ना एक बहुत ही विरला और जादुई वाकया है, क्योंकि पहचान बनाने का ये काम रातों रात तो होता नहीं है। हाँ। और ना ही ये किसी सत्ता या ताकत से होता है। तो फिर कैसा होता है? ये होता है शब्दों से, गहरे मानवीय रिश्तों से और उस तहजीब से जिसे एक इंसान अपने आसपास के लोगों में बो देता है। क्या बात है। और आज के इस गहरी चर्चा में ना हम इसी अनूठे रिश्ते की परतों को खोलने वाले हैं। आज हमारा विषय बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैयद जफर असलम साहब की, जिन्हें दुनिया और खास तौर पर एक पूरा का पूरा कस्बा जफर यूसुफपुरी के नाम से जानता है। बिल्कुल, आज हमारा मकसद यही समझना है कि आखिर कैसे एक शख्सियत किसी जगह के इतिहास और उसके वर्तमान के साथ इस कदर गुंथ जाती है कि आप इंसान और जगह को अलग अलग करके देख ही नहीं सकते। हाँ, और इस पूरी चर्चा को एक ठोस बुनियाद देने के लिए हमारे पास एक बेहद समृद्ध स्रोत है। हम सरफराज अहमद आसी साहब की हाल ही में छपी किताब यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर, इसके तीसरे खंड के कुछ अंशों पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, ये नई किताब है? हाँ, एकदम नई। ये जनवरी 2026 में संकल्प प्रकाशन दिल्ली से छपी है और इसका विमोचन 25 जनवरी 2026 को जनाब मासूम राश्ती ने गाजीपुर हेड पोस्ट ऑफिस में किया था। अरे वाह! ये किताब ना सिर्फ जीवनियों का संकलन नहीं है, बल्कि ये पूरे 200 साल के एक बहुत ही गहरे साहित्यिक इतिहास का जीता जागता दस्तावेज है। और इसमें डॉक्टर जफर असलम का जो अध्याय है वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आता है। तो फिर चलिए बहुत ही उत्साह के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे वो ये है कि कैसे बिहार के गया जिले की गलियों से निकला एक नौजवान यूसुफपुर नाम के कस्बे की धड़कन बन जाता है। बिल्कुल, इंसान की शख्सियत ना उसकी शुरुआती परवरिश और तालीम से तय होती है, इसलिए हमें सबसे पहले जफर साहब की जड़ों की ओर चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है गया के मारूफगंज मोहल्ले से। 25 दिसंबर 1968 को उनका जन्म हुआ। हाँ, और उनके वालिद सैयद अनवार हुसैन और वालदा हसीना खातून ने घर में एक ऐसा इल्मी माहौल बना रखा था जहां हर वक्त किताबों और शायरी की चर्चा होती थी। ये वो बुनियादी जमीन थी जिसने उनके अंदर की संवेदनशीलता को जिंदा रखा। शुरुआती पढ़ाई भी उनकी गया के मिर्जा गालिब कॉलेज में हुई ना? बिल्कुल, जहां उन्हें उस्ताद इमाम हसन और ताज अनवर जैसे शिक्षकों का साथ मिला। लेकिन उनके विचारों की जो असल भट्टी थी, जहां उनकी शख्सियत पककर तैयार हुई, वो था दिल्ली का जेएनयू। जेएनयू मतलब जेएनयू का जिक्र आते ही एक बहुत अलग तरह की तस्वीर जहन में उभरती है। एक ऐसा कैंपस जो हमेशा बहसों से गूंजता रहता है ना? लेकिन आसी साहब की किताब में उनके जेएनयू के दिनों का जो विवरण है वो बहुत अलग है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि जफर साहब वहाँ सिर्फ एक ज्ञान ग्रहण करने वाले छात्र नहीं थे। तो वहाँ क्या कर रहे थे? उन्होंने रफ्तार नाम की एक साहित्यिक संस्था को असल रफ्तार दी। वो सेमिनार आयोजित करवा रहे थे, बाहर से बड़ी हस्तियों को कैंपस में बुला रहे थे। अच्छा, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे गया की जमीन पर एक शानदार बीज बोया गया हो, लेकिन उसे एक विशाल पेड़ बनने की खाद और रोशनी जेएनयू जैसे बड़े बौद्धिक संस्थान से मिली। एकदम सही कहा आपने। वो महज एक छात्र से एक सांस्कृतिक आयोजक, मतलब एक कल्चरल ऑर्गेनाइजर में तब्दील हो रहे थे और उनकी अकादमिक गहराई भी बहुत कमाल की थी। हाँ, मैंने पढ़ा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड करने के बाद वो वापस जेएनयू आए। वहाँ इब्नुल वक्त पर आलोचनात्मक रिसर्च की। हाँ, एमफिल के लिए। और फिर 19वीं सदी में अवध के उपन्यासों का आलोचनात्मक अध्ययन पर अपनी पीएचडी पूरी की। बिल्कुल, और इस शोध ने उन्हें इंसानी जज्बातों और समाज की कमजोरियों को समझने की एक बहुत ही पैनी दृष्टि दी। और मुझे लगता है शायद इसी पैनी दृष्टि का नतीजा था
कि उनके अंदर का शायर अचानक से एक दिन दुनिया के सामने आ गया। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अरे वो आजकल पत्रिका के दफ्तर वाला वाक्य? हाँ, मतलब ये इतना सिनेमाई है कि यकीन ही नहीं होता। वो नई दिल्ली में रिसाला आजकल के दफ्तर गए हुए थे और अनजाने में एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गए जो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। वो जोश मलिहाबादी की कुर्सी थी। जरा सोचिए, एक नौजवान अनजाने में एक दिग्गज की कुर्सी पर बैठता है और फिर वहां जो नायब मुदीर थे अबरार रहमानी साहब, वो मजाक में उन्हें एक सजा सुना देते हैं। हाँ, कि इस महान कुर्सी पर बैठने की सजा में एक गजल कहनी पड़ेगी, वो भी तुरंत। और भाई मजाक मजाक में वो ऐसी गहरी बात कह देते हैं। जरा सुनिए, उन्होंने तुरंत जो गजल कही उसका एक शेर था, फासला जब कम से कमतर हो गया, रेजा रेजा कांच का घर हो गया। उफ, क्या बात है। और एक और शेर देखिए, लाश पर मातम का किसको होश है, लम्हा लम्हा आज मैशर हो गया। मतलब रेजा रेजा कांच का घर और लम्हा लम्हा मैशर। मैशर यानी क्यामत। कोई तुरंत बैठे बैठे ऐसा कैसे लिख सकता है? एमएरएम से व्यापक संदर्भ में देखे ना तो ये साबित करता है कि शायरी उनके अंदर पहले से मौजूद थी। वो कहीं बाहर से नहीं आई, बस उसे बाहर आने के लिए जोश मलिहाबादी की कुर्सी के एक छोटे से बहाने की जरूरत थी। सही बात है। और वो गजल अगले ही महीने छपी भी। लेकिन इसके बाद ना जिंदगी उन्हें एक अलग ही मोड़ पर ले जाती है। 1993 में उनकी शादी होती है। हाँ, फिर रोजगार की फिक्र? बिल्कुल, रोजगार की जद्दोजहद में वो मुरादाबाद जाते हैं, जहां अपनी पीएचडी पूरी करते हैं। और फिर साल 2002 में वो गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद आते हैं। वहां डॉक्टर एमए अंसारी इंटर कॉलेज में उर्दू के उस्ताद के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। और यहीं से यूसुफपुर के साथ उनका वो गहरा जुड़ाव शुरू होता है जो पिछले 23 सालों से कायम है। लेकिन एक सेकंड, तो इस सब का मतलब क्या है? मेरा एक सवाल है यहाँ पर। दिल्ली जैसी जगह, जेएनयू का माहौल जहां सारे बड़े सेमिनार हो रहे थे, उसे छोड़कर यूसुफपुर जैसी जगह पर बस जाना, क्या इससे उनका साहित्यिक सफर धीमा नहीं पड़ गया? ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूसुफपुर जाकर वो धीमे नहीं पड़े, बल्कि वो वहां के पूरे अदबी नक्शे के केंद्र बन गए। अच्छा। हाँ, वो वहां की साहित्यिक और सांस्कृतिक जिंदगी की धड़कन बन गए। वो यूसुफपुर में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए। उन्होंने क्लास में सिर्फ उर्दू का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया, उन्होंने तहजीब और इंसानियत पढ़ाई। शिक्षा को केवल सिलेबस से बाहर निकालकर इंसानियत से जोड़ना, ये वाकई एक बहुत बड़ा योगदान है। पर उनकी जिंदगी का जो संघर्ष था और समाज के प्रति उनका नजरिया, वो उनकी शायरी में साफ झलकता है। बिल्कुल, उनकी शायरी में रूहानी मिठास और समाजे मसाइल, मतलब सामाजिक मुद्दों की कड़वी सच्चाई का एक अनूठा संतुलन है। जैसे उनका ये शेर देखिए, जब उलटकर मैंने देखा पिछले दर्जे की किताब, कर गया सब जख्म, ताजा एक सूखा सा गुलाब। इसमें बीते लम्हों की खुशबू भी है और वो दर्द भी जो जिंदगी की हकीकतों ने दिया है ना? सुनने वालों के नजरिए से सोचिए, हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई सूखा सा गुलाब तो देखा ही होगा। हाँ, जो हमें हमारे उन सपनों की याद दिलाता है जो शायद कहीं पीछे छूट गए। बिल्कुल। और उनकी बेबाकी पे कमाल की है। सच्चाई और रिश्तों की अहमियत पर उनका ये शेर देखिए, तुझे अजीज हैं अपनी रुनुआतों के सनम, तो उनको पूज मेरी बज़्म दोस्तां से निकल। बहुत खूब। और जब बात जिंदगी की तलखियों और धोखे की आती है तो उनका लहजा और पैना हो जाता है। वो आस्तीन के सांप वाला शेर। हाँ, अब आस्तीन में रहने के लायक नहीं रहे, पाले थे जितने सांप खतरनाक हो गए। उफ, हम सभी ने शायद कभी ना कभी किसी आस्तीन के सांप का सामना किया है। और जो इंसान ऐसे धोखे खाकर मायूस होता है लेकिन फिर भी संघर्ष की तपिश में खड़ा रहता है, वो ही ऐसा शेर कह सकता है, बस्ती के हम फरेब में हरगिज न आएंगे, एक बार जिंदगी तेरे झांसे में आ चुके। सही कहा। उनकी शायरी महज शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव है। और अपनी इसी बेबाक शायरी और इंसानियत के चलते उन्हें जो सम्मान मिला वो भी देखने लायक है। हाँ, सम्मानों की तो एक लंबी फहरिस्त है। 2005 में खामोश अकेडमी ने उन्हें अदब नवाज से नवाजा। 2012 में आसी अकेडमी से शान मोहम्मदाबाद मिला। फिर 2014 में अजीज गाजीपुरी सम्मान मिला। और अभी हाल ही में 2025 में इस्लाम पार्टी गाजीपुर द्वारा उन्हें एक सिपासनामा पेश किया गया। लेकिन इन सब सम्मानों से बढ़कर एक और चीज है जिसने उनके नाम के साथ यूसुफपुर को हमेशा के लिए जोड़ दिया। आप उनकी उस तवील नज़म की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, उनकी वो लंबी नज्म
अहले फन का नगर, इसी नज्म ने तो उन्हें जफर यूसुफपुरी कहलाने का असली हक दिया। मुझे ये नज्म ना वाकई यूसुफपुर के इतिहास का एक काव्यात्मक दस्तावेज, मतलब एक पोइटिक डॉक्यूमेंट्री मालूम होती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने इस नज्म में यूसुफपुर की लगभग हर मशहूर शख्सियत को अपनी शायरी में अमर कर दिया। भाई नाबीना हकीम, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी, अफजाल अंसारी, और यहाँ तक कि संत सुभान जी, मंजूर, सैफी, आसी, जफर, अहकम, आबिद, मतलब हर किसी का जिक्र है। वाह। जब कोई व्यक्ति किसी मिट्टी से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो उस कस्बे के हर अहम व्यक्ति को अपनी शायरी में पिरो दे, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से उस जगह का हो जाता है। वो यूसुफपुरियन हो जाता है। बिल्कुल। और उस नज्म की वो अंतिम पंक्तियां, हर तरफ खुशहालियां, हर कोई मसरूर है, ऐसा कस्बा मेरा यूसुफपुर है। वाह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर सैयद जफर असलम महज एक उस्ताद या शायर नहीं है, वे एक मिसाल हैं कि कैसे साहित्य और इंसानियत एक दूसरे के पूरक हैं। एकदम सही। और सरफराज अहमद आसी साहब की किताब ने इस 200 साल के इतिहास में उनके नाम को हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। ये तो है। लेकिन जाने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। वो क्या? देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि इंसान एक जगह को अपनी पहचान देता है, लेकिन जफर साहब की कहानी सुनकर लगता है कि जगहें भी इंसान को एक नई रूह देती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो विचार करने वाली बात यह है कि हम सभी की जिंदगी में ऐसा कौन सा यूसुफपुर है जिसने हमारी पहचान को गढ़ा है, भले ही हम वहां पैदा ना हुए हों। ये वाकई खुद से पूछने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और अपने हिस्से के यूसुफपुर को तलाशते रहिए। अभी आप सुन रहे थे सरफराज अहमद आसी की पुस्तक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर में छपे एक लेख पर विशेष चर्चा। इसी तरह के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने के लिए आप AI अल्फाज ऑडियो म्यूजिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।